नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। मैं हूं पंकज मटपाल और एक्टिव वर्सेस पैसिव ये डिबेट हमेशा चलती रहती है और मैंने पिछले कुछ समय में कुछ वीडियो बनाए हैं, यानी कि लार्ज कैप कैटेगरी में, मिड कैप कैटेगरी में किस तरह के फंड्स ने आउट परफॉर्म किया, यानी कि एक्टिव ने अच्छा परफॉर्म किया कि पैसिव ने परफॉर्म किया। और इसी कड़ी में आज मैं कंपेयर करूंगा स्मॉल कैप एक्टिव फंड्स को निफ्टी स्मॉल कैप 250 इंडेक्स के साथ। यहां पर क्योंकि हम स्मॉल कैप एक्टिव फंड्स को कंपेयर कर रहे हैं निफ्टी स्मॉल कैप 250 इंडेक्स के साथ में, तो इसके लिए यहां पर म्यूचुअल फंड की एनएवी ली गई है एज ऑन 6 जून 2025 की, और उसी दिन यानी स्मॉल कैप इंडेक्स की बात करें तो 6 जून 2025 की जो क्लोजिंग है उसके आधार पर यह कंपेरिजन किया जा रहा है। यहां पर क्योंकि हम कंपेयर कर रहे हैं 10 साल, 5 साल, 3 साल और 1 साल की अवधि में किस तरह का परफॉर्मेंस रहा एक्टिव वर्सेस पैसिव का, लेकिन क्योंकि पिछले 10 साल की बात की जाए तो इस अवधि में कोई भी स्मॉल कैप पैसिव इंडेक्स फंड नहीं था, इसलिए मैं कंपेयर कर रहा हूं स्मॉल कैप एक्टिव फंड्स को निफ्टी स्मॉल कैप 250 टीआरआई के साथ। तो पिछले 10 साल में निफ्टी स्मॉल कैप 250 टीआरआई का सीएजीआर रहा 16.43% और पिछले 10 साल में इस कैटेगरी में 13 एक्टिव स्मॉल कैप फंड्स थे और इन 13 फंड्स में से 10 एक्टिव फंड्स ने निफ्टी स्मॉल कैप 250 इंडेक्स को आउट परफॉर्म किया। केवल 3 एक्टिव फंड्स ही इंडेक्स से पीछे रह गए, यानी कि 77% सक्सेस रेशियो है एक्टिव फंड्स का और सिर्फ 23% ने ही अंडर परफॉर्म किया। तो 10 साल की अवधि की यदि बात की जाए तो डेफिनेटली यहां पर एक्टिव फंड्स बड़ी मात्रा में स्मॉल कैप इंडेक्स को आउट परफॉर्म करने में कामयाब रहे। अब बात करते हैं पिछले 5 साल की, और पिछले 5 सालों में निफ्टी स्मॉल कैप 250 टीआरआई का सीएजीआर रहा 35.76% और इस अवधि में टोटल 21 एक्टिव फंड्स थे, जिनमें से 11 एक्टिव फंड्स ने निफ्टी स्मॉल कैप 250 टीआरआई को आउट परफॉर्म किया, यानी कि सक्सेस रेट रहा 52% का, यानी कि करीब आधे स्मॉल कैप एक्टिव फंड्स ने ही स्मॉल कैप 250 इंडेक्स को आउट परफॉर्म किया है। वहीं यदि 3 साल की बात की जाए तो 3 साल में निफ्टी स्मॉल कैप 250 टीआरआई का सीएजीआर रहा है 26.91% और इस अवधि में टोटल 23 एक्टिव फंड्स थे और इन 23 फंड्स में से सिर्फ 8 एक्टिव फंड्स ही निफ्टी स्मॉल कैप 250 टीआरआई को आउट परफॉर्म करने में कामयाब रहे, यानी सक्सेस रेट रहा सिर्फ 23% का। अब बात कर लेते हैं पिछले 1 साल की, तो पिछले 1 साल का निफ्टी स्मॉल कैप 250 टीआरआई का रिटर्न रहा है 10.44% और इस अवधि में टोटल 27 एक्टिव स्मॉल कैप फंड्स हैं और इन 27 एक्टिव स्मॉल कैप फंड्स में से सिर्फ 14 फंड्स ने ही स्मॉल कैप इंडेक्स को आउट परफॉर्म किया है, यानी कि सक्सेस रेट रहा 52% का। तो यदि मन में यह दुविधा हो कि हमें एक्टिव स्मॉल कैप फंड्स में निवेश करना चाहिए या फिर पैसिव फंड्स में, यानी कि स्मॉल कैप इंडेक्स फंड्स में, तो एक बात निकल कर आती है कि यदि बात की जाए लंबी अवधि की, तो लंबी अवधि में डेफिनेटली एक्टिव फंड्स विनर रहे हैं। लेकिन यदि शॉर्ट टू मीडियम टर्म की बात की जाए तो यहां पर बहुत बड़ा अंतर देखने को नहीं मिला और स्पेशली यदि 3 इयर्स की बात की जाए तो हमने देखा कि इस अवधि में पैसिव फंड्स, यानी कि अधिकतर पैसिव फंड्स एक्टिव फंड्स को आउट परफॉर्म कर रहे थे। मेरे पिछले एक वीडियो पर किसी व्यूअर ने कमेंट करके मुझसे पूछा था कि भले ही किसी कैटेगरी में मेजॉरिटी ऑफ द फंड्स आउट परफॉर्म कर रहे हों, लेकिन अगर बदनसीबी से हम वो फंड चुने जो अंडर परफॉर्म कर रहे हैं तो क्या होगा। अब ये रिस्क तो हमेशा रहेगा। अगर कहीं ये कहा जाए कि सक्सेस रेट 50% है तो आप कौन से 50% में आएंगे ये तो नहीं कहा जा सकता, बट एक बात जरूर मैं कह सकता हूं कि जहां पर आप ये देख रहे हैं कि 77% सक्सेस रेट है तो उस तरफ जाना ही सही रहेगा, क्योंकि उतना जोखिम तो लेना पड़ेगा। ये तो बात हो रही है 77% की या 52% की, लेकिन कहीं पर यदि ये भी कहा जाए कि सक्सेस रेट 99% है, लेकिन फिर भी ये बात तो निकल कर आती ही है कि यदि
बदकिस्मती से मैं उस 1% में आ जाऊं जो कि अनसक्सेसफुल रहे हैं, तो फिर क्या होगा। तो मैं अक्सर देखना यही होता है कि ज्यादा चांसेस किस चीज के हैं और उस हिसाब से हम अपना निर्णय ले सकते हैं। दूसरी बात यहां पर यह भी है कि ये स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं कहा जा सकता कि आप एक्टिव फंड में निवेश करें या फिर पैसिव फंड्स में, क्योंकि दोनों के अपने अपने फायदे और नुकसान हो सकते हैं। मेरे हिसाब से यदि किसी इन्वेस्टर के पोर्टफोलियो में एक एक्टिव स्मॉल कैप फंड भी हो और साथ में एक स्मॉल कैप इंडेक्स फंड भी हो तो शायद ये बेहतर होगा। मैं आपको एक कैलकुलेशन बताता हूं। यदि किसी इन्वेस्टर ने 7 जून 2015 को यानी कि 10 साल पहले निफ्टी स्मॉल कैप 250 इंडेक्स में 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किए होते, हालांकि उस वक्त कोई इंडेक्स फंड नहीं था स्मॉल कैप कैटेगरी में, लेकिन एक हम ये मान लेते हैं कि जो इंडेक्स है यदि उसको बेस मानकर ये कैलकुलेशन की जाए तो ये निकल कर आता है कि वो 1 लाख रुपए बढ़कर हो गए होते 6 जून 2025 को 4,58,000 रुपीस के आसपास। वहीं यदि किसी इन्वेस्टर ने उसी दिन 1 लाख रुपए निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप डायरेक्ट ग्रोथ फंड में इन्वेस्ट किए होते तो उसकी वैल्यू हो गई होती 6 जून 2025 को करीब 8 लाख रुपीस। तो यहां पर फर्क बहुत बड़ा है। तो यदि आप एक टॉप परफॉर्मिंग एक्टिव स्मॉल कैप फंड में इन्वेस्ट करते तो आपका फायदा एक इंडेक्स फंड के मुकाबले कहीं ज्यादा हो सकता था, लेकिन वहीं यदि आप एक पुअर परफॉर्मिंग एक्टिव स्मॉल कैप फंड में इन्वेस्ट करते तो शायद आप इंडेक्स को भी आउट परफॉर्म नहीं कर पाते। इसलिए यदि आपके पोर्टफोलियो में एक पैसिव फंड हो और साथ में एक एक्टिव फंड भी हो तो मेरे हिसाब से ये सही चॉइस मानी जा सकती है। इस वीडियो का मकसद किसी एक पर्टिकुलर स्कीम को प्रमोट करना नहीं है, बल्कि ये सिर्फ एक कंपैरिजन है। तो मैं यदि किसी स्कीम का नाम यहाँ पर ले रहा हूं तो सिर्फ कंपेयर करने के लिए एग्जाम्पल के तौर पर। वो बात अलग है कि यदि आप उस वक्त इन्वेस्ट करते तो आप निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड में नहीं बल्कि रिलायंस स्मॉल कैप फंड में करते, क्योंकि आप जानते होंगे कि रिलायंस म्यूचुअल फंड का स्टेक निप्पॉन इंडिया ने ले लिया और जिसकी वजह से रिलायंस म्यूचुअल फंड की जो स्कीम्स थी उनके नाम बदल गए। तो मैंने लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप सभी तरह के मार्केट सेगमेंट में एक्टिव वर्सेस पैसिव का कंपैरिजन किया और बात यही निकल कर आती है कि हम एक्टिव और पैसिव नहीं कह सकते बल्कि एक्टिव एंड पैसिव ये दोनों ही कैटेगरीज आपके पोर्टफोलियो में रहें तो शायद लॉन्ग टर्म में ये फायदेमंद साबित हो सकता है। तो अब हमने एक्टिव वर्सेस पैसिव को तो कंपेयर कर लिया, क्या अब हमें ब्रॉड मार्केट इंडेक्सेस जैसे कि निफ्टी 50, निफ्टी 100, निफ्टी 500 इन्हें लो बीटा इंडेक्सेस या फैक्टर इन्वेस्टिंग जिसको कहते हैं उस तरह के इंडेक्सेस जैसे क्वालिटी, वैल्यू, लो वॉलेटिलिटी, इस तरह के इंडेक्सेस से कंपेयर करना चाहिए? मुझे आप कमेंट करके बता सकते हैं। शायद तब ये समझने में आसानी होगी कि क्या हमें निफ्टी मिड कैप 150 इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए या फिर निफ्टी मिड कैप 150 क्वालिटी मोमेंटम इंडेक्स फंड में। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। आपका कोई भी सवाल या सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में पोस्ट कर सकते हैं। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत, अगले वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी। धन्यवाद। जय हिंद। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार के जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें।